तो हम पढ़ रहे हैं जैव विक्रम। जैव विक्रम कहलाता है वे सभी विक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव विक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है जीवों की रक्षा करना। तो वे सभी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से यानी ग्रुप में काम करके शरीर की रक्षा करती हैं वो विक्रम क्या कहलाते हैं? जैव विक्रम कहलाते हैं। जैसे अपने शरीर में श्वसन हो गया, पाचन हो गया, श्वसन से हमें सांस मिलती है, पाचन से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो ये सभी विक्रम मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर को कंटिन्यू रखते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं कि हम कहीं खत्म ना हो जाए, हमारा शरीर कहीं नष्ट ना हो जाए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे सभी विक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव विक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैव विक्रम में सम्मिलित क्रियाएं, पहला हो गया पोषण, दूसरा होगा श्वसन, तीसरा हो गया वहन और चौथा हो गया उत्सर्जन। पोषण का मतलब होता है जैसे अपन खाना खाते हैं तो इससे अपनी बॉडी को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। इससे अपनी बॉडी को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। जैव विक्रम में सम्मिलित क्रियाएं हो गई पोषण। पोषण का मतलब होता है जैसे अपन खाना खाते हैं तो इससे अपने शरीर को क्या मिलते हैं? सभी जो आवश्यक पोषण तत्व होते हैं, अपने शरीर को एनर्जी भी चाहिए होती है, वो कहाँ से मिलती है? पोषण से मिलती है। दूसरा हो गया श्वसन। जब अपन श्वसन नहीं लेंगे तो भोजन ना तो पच पाएगा और ना ही अपन शरीर में जीवित रह पाएंगे, क्योंकि सभी कोशिकाओं तक भोजन नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए श्वसन यानी कि सांस लेना भी जरूरी होता है। तीसरा होता है वहन। वहन का मतलब होता है जैसे शरीर में रक्त एक जगह से दूसरी जगह तक बहता है, शरीर में पोषण तत्व पेट से पूरे शरीर में पहुंचते हैं, मतलब उनका ट्रेवल करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं। जैसे मान लो अगर आपके हाथ की कोशिकाओं को पोषण की आवश्यकता होगी तो उसको कौन पहुंचाएगा? खाना तो आप पेट में खाते हो ना, हाथ तक भोजन कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए वहन आवश्यक होता है। वहन का जो कार्य करता है वो रक्त करता है। रक्त पेट से जो ग्लूकोज होता है उसको कोशिकाओं तक, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चौथा होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स होता है कि आप खाना खाते रहो लेकिन उसको उत्सर्जित नहीं करो। मतलब कि जैसे आपने खूब सारा पानी पी लिया लेकिन उस पानी को आप डाइजेस्ट होने के बाद अगर बाहर नहीं निकालोगे तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, है ना, और शरीर का आकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उत्सर्जन भी क्या होता है? जरूरी होता है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है पौधों के पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पर, खाना खाने के तरीके के आधार पर पोषण को कितने जीवों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। किस बोल रहे हैं कि सर बार बार डेट क्यों बढ़ रही है? तो अभी क्या था कि आपका एकदम से एडमिट कार्ड आ गया और फिर आपकी डेट बढ़ गई, एकदम से आपका एडमिट कार्ड आ गया है ना, और फिर 8 दिन बाद एग्जाम रख दिया, तो ऐसे में सही नहीं था क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए डेट बढ़ गई। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनको बोलते हैं विषमपोषी। अब विषमपोषी होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। पहला होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है क्या? प्राणी सम। ये विषमपोषी के प्रकार हैं। तो मृतजीवी का मतलब होता है जो मरे सड़े गड़े कीटों को खाकर अपना काम चलाते हैं, जैसे कि कवक, बैक्टीरिया और जो प्रोटोजुआ होते हैं वो सड़े गड़े कीटों को खाते हैं और उनसे अपना क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा हो गया आपका परजीवी पोषण। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे मनुष्यों से जो पोषण है उसको प्राप्त करते हैं। जो मृत जीवों से करते हैं उनको बोलते हैं मृतजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो जिंदा मनुष्यों से प्राप्त करते हैं, जैसे जो मलेरिया का मच्छर होता है, ठीक है, या जो गोल कृमि होता है, मनुष्यों का खून पीते हैं। जैसे मलेरिया के मच्छर कैसे मनुष्यों का खून पीते हैं। प्राणिसम पोषण। प्राणिसम का मतलब होता है कि जो मरे जीवों को भी खाते हैं और अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें विषमपोषी भी होता है और स्वपोषी भी होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें आप लोग यहाँ पे बार बार चैट कर दो, इससे डिस्टर्ब होता है। चलो अब पढ़ते हैं हम स्वपोषी पोषण। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित, जिससे जीव क्या करते हैं? अपने वातावरण में उपस्थित पोषण का वह तरीका जिसमें
जीव अपने वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। जैसे हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं में होता है। स्वपोषी पोषण उन जीवों में होता है या फिर उन पेड़ पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं। दूसरा है स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। मतलब अगर किसी को ऊर्जा चाहिए शरीर के लिए और कार्बन चाहिए तो वो किससे मिलता है? उनको प्रकाश संश्लेषण से मिलता है स्वपोषी पोषण में। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण बेसिकली होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण बेसिकली होता क्या है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों की ऊर्जा को संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। देखो स्वपोषी पोषण में क्या होता है? स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ बाहर से पहले तो जल ग्रहण करता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है और उनकी उपस्थिति में फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना क्या बनाता है? खाना बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो बाहर से ऊर्जा ली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जल की, उससे क्या बनाया? उसको किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, और प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होती है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको C6H12O6 लिखा हुआ है, ग्लूकोज का सूत्र है, इसको याद कर लेना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 6CO2 + 12H2O = सूर्य का प्रकाश या फिर क्लोरोफिल। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 हाइड्रोजन मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, पानी बनता है और H2O बनता है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। अब पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। इसी की उपस्थिति में सूर्य की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न होती है। क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है। और ये कहाँ से प्राप्त होती है? स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिससे पौधे इसको क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। जल कहाँ से मिलता है? तो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल को सोखती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बेसिकली ये आपके काम का नहीं है। यहाँ से हम पढ़ेंगे रंध्र से। रंध्र पढ़ते हैं तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। पत्तियां जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। हाँ, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। और इसकी जो हम लोगों ने लैंग्वेज लिखी हुई है, एक एक टॉपिक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इस PDF में आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है, फिर भी मैं आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने बहुत बारीकी से लिखा है जिसमें बच्चे आसानी से समझ पाएँ।
अब हमें रंध्र के कुछ प्रमुख कार्य पढ़ना है। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो रंध्र के प्रमुख कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान यदि छिद्रों के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनती है और उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उसका जो आदान प्रदान होता है उसका वो कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। रंध्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको खिड़की जंगला भी बोल सकते हो। तो इसी से हवा अंदर आती है और बाहर जाती हैं। अब इसमें लिखा हुआ है रंध्र की रचना और क्रिया। ये आपके सिलेबस का नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अब पढ़ेंगे हम लोग विषमपोषी पोषण। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है मानव व अन्य जीव। मानव जी यानी कि जो अपन भोजन करते हैं वो अपन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब पकाते तो उसको अपन स्वयं है लेकिन उसको बनाते नहीं है। मतलब जैसे अपन को फदक की सब्जी चाहिए तो अपन फदक स्वयं नहीं बना सकते, वो अपन को कहाँ से प्राप्त करनी पड़ेगी? पेड़ पौधों से प्राप्त करनी से पड़ेगी, ठीक है। तो मानव में कौन सा पोषण पाया जाता है? विषमपोषी पाया जाता है। अब विषमपोषी पोषण के प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इन प्रकार को भी हम पढ़ लेते हैं। तो विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है परजीवी। तो मृतजीवी का मतलब है कि जो मृत जीवों को खाते हैं, मृत कीटों को खाते हैं, उनमें मृतजीवी होता है। परजीवी का मतलब होता है जो मनुष्यों का रक्त चूसते हैं या फिर किसी जीव और जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर है, शेर घास तो खाता नहीं, वो किसी और जीव को मार कर खाता है, तो शेर को क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं, मतलब जो दूसरों को मार के खाते हैं। और प्राणी सम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। पहले क्या करते हैं? जैसे अमीबा होता है, अमीबा किसी भी भोजन को अपने अंदर डाल लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका पूरा शरीर उसका पाचन करता है। तो प्राणी संपोषण मनुष्य में भी होता है और अमीबा में भी होता है। मनुष्य में कैसे होता है प्राणी संपोषण? तो अपन किसी भी खाने को खा लेते हैं, उसके बाद अपना शरीर उसको पचा देता है, इसी को क्या बोलते हैं? अपन प्राणी संपोषण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण बोलते हैं। तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जो मृतजीवी होते हैं वो अपना भोजन मृत पदार्थ मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। और उदाहरण के लिए फफूंदी और कवक। जो कवक होती है, कवक यानी कई, आपने देखा होगा जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ हरा हरा कुछ हो जाता है, उसी को वो क्या बोलते हैं? कवक, ठीक है। और फफूंद तो आप सभी लोग जानते हो कि रोटी को 2-3-4 दिन के लिए ऐसे गीला करके रख दो तो उस पर फफूंद जमा हो जाती है। तो ये जो जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण मैंने बताया कि जो शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। जैसे जो मच्छर होता है, मच्छर अपना खून पीता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मच्छर को परजीवी बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? अब यहाँ पे हमें जीवों के बारे में पढ़ता है। एक कोष की जीव में पोषण कैसे होता है? एक कोष के का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही कोष का हो। तो एक कोष की जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। जो अमीबा होता है या जो पैरामीशियम होता है, जो वो अपना भोजन बाहरी सतह से यानी जो संपूर्ण सतह से अपना भोजन है वो ले सकता है। देखो अमीबा में क्या होता है, अपने तरह ब्लड तो होता नहीं, खून तो होता नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन पहुंचा दे। तो पहले क्या होता है कि उसके शरीर को अगर कुछ खाने को मिल गया तो पहले एक जगह से वो शरीर को पाचन कर लेगा, ठीक है। फिर वही भोजन दूसरी जगह चला जाएगा घूम फिर के, तो दूसरी जगह उसको भोजन जो एनर्जी है या फिर जो ग्लूकोज है वो मिल जाएगा। फिर वो तीसरी जगह चला जाएगा तो वहां से मिल जाएगा। चलो तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो पूरा पीडीएफ है इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पूरा जो आपका जैव विक्रम चैप्टर है इसका पूरा सिलेबस है इसमें, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको पढ़ के आना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। और पेपर के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, तो अच्छे बढ़िया तरीके से तैयारी करो और कल इस पूरे पीडीएफ को कम से कम इसके 2-3 पेजों को पढ़ के आना। 2-3 पेजों को क्या करके आना?
पढ़ के आना, जिससे मैं यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पढ़ने में सिंपलिसिटी होगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई आपके कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं लाइव चैट सभी लोगों की पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास का टाइम हो चुका है, अगर आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हो।